हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर ओन चैनल अन अकेडमी ओलंपियाड कॉर्नर। मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका और आज हम डिस्कस करेंगे एक और असाइनमेंट जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ पर हमारे ऐप पे कुछ प्लस कोर्सेज रन कर रहे हैं, IOQM, NSEC, NSEP, NSEB और NSEJS। आप जाके इनको चेकआउट कर सकते हैं और अपने इंटरेस्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको बहुत सारा सपोर्ट अवेलेबल है, आप वहां से जाके किसी भी तरह के सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसका लिंक यहाँ दिया हुआ है। हमारे लैंडिंग पेजेस पे बहुत सारा आपके सपोर्ट प्रेजेंट है। कैसे? IOQM, NSEJS, NSEP, NSEB, इन सारे ओलंपियाड्स के लिए उसके PYQs, असाइनमेंट, मॉक टेस्ट जो कि आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं आपकी प्रिपरेशन में, राइट? तो वो सब कुछ अवेलेबल है, आप उनको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम बात करते हैं फर्दर। तो हाइड्रोकार्बन्स, पहला क्वेश्चन, which of the following alkenes has the lowest boiling point and highest melting point? तो बॉइलिंग पॉइंट कैसी प्रॉपर्टी है? फिजिकल प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर मास पे। तो आप देख सकते हैं हेक्सेन तो रूल्ड आउट है। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा होगा बाकी तीन से। बाकी तीनों पेंटेन है और पेंटेन होने की वजह से इन सबका मास सेम है, ठीक है। अब ये तीनों क्या है? ये तीनों आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स में अब बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा? स्ट्रक्चर पे। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन का जो स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल है। आप यहाँ देखें, नियोपेंटेन का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रांचेस वाला है यहाँ पे, ठीक है। ब्रांचेस होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट, तो सबसे ज्यादा ब्रांचेस होने की वजह से, इन तीनों में सबसे ज्यादा ब्रांचेस होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट तो डिक्रीज हो जाता है। लेकिन ये इतना सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है कि क्रिस्टल की इसकी सिमेट्री की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। सो यहाँ पे यही एन पेंटेन है। नियोपेंटेन जो है, इसका नियोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट और हाई लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा और हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल, ड्यू टू लीस्ट सरफेस एरिया नियोपेंटेन हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? सो 1 phenyl 2 butene, 3 phenyl 1 butene, 2 phenyl 1 butene and 1,1 diphenyl 1 propene। सो किसी भी कार्बन को, किसी भी कंपाउंड को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करने के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है? डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स पे डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए। ऐसा हमें सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर के अंदर दिख रहा है, विच इज फर्स्ट वन। कैसे? देखिए, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम ब्यूटीन में CH3 फिनाइल ग्रुप और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। सो ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं इनके पास यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, सेम ग्रुप्स नहीं है। सो दैट इज व्हाई 1 phenyl 2 butene इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द IUPAC नेम ऑफ द एल्कीन। तो ये क्वेश्चन जो है ये CIP रूल्स से होगा। चलिए, तो इसके अंदर हम यह समझते हैं कि इसको पहले तो नंबर कहां से करें। इस हाइड्रोकार्बन को नंबर करने के लिए आप देखिए यहाँ पे हम इसकी नंबरिंग इस तरफ से करेंगे, इस तरफ से, यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको बेसिकली ये तो आपको आता है, ठीक है। हमें इसको E और Z नाम कैसे देना है, और E और Z का क्या मतलब है? E का मतलब होता है एंटीजन, जिसका मतलब होता है डिफरेंट, right, means opposite, right, and zoosamin, Z stands for zoosamin, जिसका मतलब होता है टुगेदर। अभी कौन टुगेदर और कौन ऑपोजिट, ठीक है। तो कौन टुगेदर? हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स जो हैं वो टुगेदर हैं, एंड इसीलिए इसका यहाँ पे हमने लिखा है Z। तो पहला पड़ाव पार। दूसरा पड़ाव कि हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स होंगे कौन से, उनको कैसे चेक करना है। हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स कौन से होंगे? जो ये कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, इनके साथ जो ये दो ग्रुप्स अटैच है, इन दोनों ग्रुप्स को देखिए टर्म बाय टर्म कंपेयर करते हैं। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, उसको हायर प्रायोरिटी पे हम लेंगे। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, और ऊपर जाएं देखें तो यहाँ पे C2H5 ग्रुप है। तो टर्म बाय टर्म कंपेयर करते हैं। इस कार्बन के साथ पहला कार्बन कनेक्टेड है, यहाँ पर भी ये कार्बन कनेक्टेड है,
ठीक है। दूसरा, इस कार्बन से फिर कौन सा एटम कनेक्टेड है, इससे 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ऊपर 2 हाइड्रोजन है, तो पहले 2 को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन सेम है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन सेम है, तो ये वाला टर्म भी सेम है, तो हम प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर सकते। अब आता है अगला प्रायोरिटी डिसाइड करने वाला पॉइंट, यानी कि अब इस कार्बन से तीसरा हाइड्रोजन कनेक्टेड है और इस कार्बन से तीसरा एटम जो कनेक्टेड है वो है अगला ये वाला कार्बन। सो अब इस कार्बन की जो नेक्स्ट थर्ड एटम जो इस कार्बन से कनेक्टेड है वो है हायर एटॉमिक नंबर वाला, इसलिए इस वाले ग्रुप को हमने प्रायोरिटाइज किया और सेम यही कहानी हमने यहाँ पे रिपीट करी, सेम यही ऑर्डर हमने यहाँ रिपीट करा। देखिए पहले 2 कार्बन एटम्स, यहाँ 3 कार्बन प्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है, 1 2 3 कार्बन एटम, तो यहाँ पर भी 1 2 और 3 कार्बन एटम, ये दोनों कैंसल्ड, ये दोनों टर्म बाय टर्म हम कंपेयर करेंगे, सेम प्रायोरिटी आती है, हम यहाँ से डिसाइड नहीं कर सकते। इस कार्बन को चेक करेंगे तो भी हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, अगले 2 हाइड्रोजन्स को हम चेक करेंगे तो भी कुछ नहीं डिसाइड कर सकते। यहाँ पे डिसाइडिंग होगा ये तीसरा वाला हाइड्रोजन, ये तीसरा वाला हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे तीसरा एटम, इस कार्बन से तीसरा एटम कनेक्टेड है वो हाइड्रोजन है, और इस कार्बन से जो तीसरा एटम कनेक्टेड है वो ये वाला कार्बन है। अगेन ऊपर वाले ने बाजी मार ली, तो वहां पर क्या हुआ, वो वाला ऊपर वाला ग्रुप जो है हाई प्रायोरिटी ग्रुप हुआ, और इस डबल बॉन्ड के ऊपर वाले साइड पे दोनों हायर प्रायोरिटी ग्रुप टुगेदर हैं, इसलिए हमने ये Z नोमेनक्लेचर दिया है। और बाकी सिंपल नोमेनक्लेचर सिस्टम से हम इसको नंबर करें तो नंबर करने के बाद नोमेनक्लेचर के रूल्स फॉलो करते हुए नंबरिंग करने पर हमें इसका नाम मिलता है 3-methyl 4-propyl oct 3ene, राइट। सो दिस इज द A ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इधर सॉरी, A ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। cis 2-butene एंड trans 2-butene आर कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स या फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ये जो सिस और ट्रांस का जो सिस्टम है ये कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स में आता है, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। द कंपाउंड दैट अंडरगोज डिहाइड्रेशन मोस्ट रेडिली, सबसे ज्यादा आसानी से डिहाइड्रेशन कौन शो करता है? तो यहाँ पे सारे ही अल्कोहल्स, इथाइल अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल, 2-methyl प्रोपेन 2 ऑल यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल, 3-methyl 2-butanol यानी कि ये भी अल्कोहल और प्रोपाइल अल्कोहल। सो यहाँ पर देखिए सारे ही अल्कोहल्स हैं, तो अल्कोहल्स के अंदर ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन 3 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल एंड देन 1 डिग्री अल्कोहल। सो ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ये होगा, सो उस हिसाब से आंसर करेक्ट हो जाता है बी ऑप्शन 2-methyl प्रोपेन 2 ऑल। सो 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल will undergo dehydration most readily, ठीक है। So B is the correct answer. Moving on, the order of reactivity of alkenes. The order of reactivity of alkenes, तो हमारे को यहाँ कुछ alkenes दिए गए हैं, okay. When subjected to acid catalyzed hydration, when subjected to acid catalyzed hydration, तो यहाँ पर एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन का मतलब है यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होने वाला है। अभी वाटर किस में ब्रेक डाउन होगा? H+ और OH- में, ठीक है। अब अगर ये बॉन्ड, पहला वाला सिस्टम देखते हैं, अगर ये बॉन्ड इस तरफ ब्रेक होता है और तो इसमें हाइड्रोजन किधर जाके ऐड हो जाएगा? हाइड्रोजन इधर जाके ऐड हो जाएगा, CH3 बनाएगा और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा इस वाले सेकंड वाले कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने के लिए 2 CH3 ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा और यहाँ से OH आयन इधर आके अटैच हो जाएगा आसानी से। सो यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पर भी अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर आप देखिए एक ही CH3 ग्रुप है जो इस कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए फर्स्ट वाला रिएक्शन जो है, फर्स्ट वाले केस में रिएक्शन फास्टर होगी देन सेकंड, और यहाँ तो बात बराबर ही है, थर्ड तो एनीवेज लास्ट प्रायोरिटी आना चाहिए। सो फर्स्ट वन
फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यहाँ पर सेकेंड ये वाले ग्रुप के अंदर दिस विल बी द हायर प्रायोरिटी ग्रुप, तो फर्स्ट देन सेकेंड एंड देन थर्ड, दिस शुड बी द ऑर्डर। ये अपना कहाँ मैच कर रहा है, ये अपना फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑप्शन में मैच करता है। चलिए, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। Reactivity increases as electron density in the double bond increases. Yes. So next question, from which one of the following both ethylene and acetylene could be prepared in a single step reaction? So यहाँ पर single step reaction में विसिनल हैलाइड्स जो हैं, डीहैलोजिनेशन रिएक्शन होती है इनके अंदर विसिनल हैलाइड्स। विसिनल हैलाइड्स कौन सी होती हैं? जिनमें एडजेसेंट कार्बन पे, विसिनल हैलाइड्स कौन सी होती हैं? जिनमें एडजेसेंट कार्बन पे, जैसे ये दोनों एडजेसेंट कार्बन है, इन पे हैलोजन लगा हुआ होता है, ये होती है विसिनल हैलाइड्स। ठीक है, ये होती है विसिनल हैलाइड्स। ऐसा ऑप्शन हमको कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन बी के अंदर। सो इनको आसानी से इनके अंदर हम एल्कीन और एल्काइन दोनों प्रिपेयर कर सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट द रिएक्शन। यहाँ पे हमारे पास देखिए, यहाँ पे एल्कीन प्रिपेयर हो रहा है और यहाँ पर एल्काइन प्रिपेयर हो रहा है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग फर्दर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन बेंजीन इज, बेंजीन के अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स की बात की जा रही है, तो ये हो गया बेंजीन। सो अगेन यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन भी अटैच्ड है, एक एक हाइड्रोजन भी सिग्मा बॉन्ड से अटैच्ड है, तो आप यहाँ काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 सिग्मा बॉन्ड्स एंड ये 3 पाई बॉन्ड्स हमको दिख रहे हैं। सो 3 पाई बॉन्ड्स। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप अमंग द फॉलोइंग। यहाँ पे ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से हैं? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स वो होते हैं जो अंदर सिस्टम के अंदर अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लो कर सके। ठीक है, सो यहाँ पर हमें कौन दिख रहा है ऐसा? यहाँ पे हमें नाइट्रोजन दिख रहा है। ये जो नाइट्रोजन है, किसी रिंग से अगर कनेक्टेड नाइट्रोजन है तो वो क्या करेगा? उसके पास है लोन पेयर, तो वो उस लोन पेयर को अंदर फ्लो कराएगा और उसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। सो नाइट्रोजन इज द वन विच इज कैरिंग द लोन पेयर्स। ऑलराइट, सो नाइट्रोजन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? नेक्स्ट, which is the decreasing order of strength of bases। अच्छा, यहाँ पे आपको जो बेसिस दिए गए हैं इन सबके डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताने हैं। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर समझने के लिए पहले आपको इनके एसिडिक नेचर को समझना पड़ेगा, राइट? इनके एसिडिक नेचर को समझना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे जो हैं ये लुईस बेसिस हैं। तो लुईस बेसिस हैं और लोन पेयर डोनर्स हैं, तो आप यहाँ पे एक बार ये बात समझ सकते हैं कि अगर इनके एसिड्स को हम समझ लें, इनकी एसिडिटी का ऑर्डर हम समझ लें, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हम समझ लें कि ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड जो होगा वो लेस वीकर एसिड में से वीकर एसिड को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, और उसी का रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा बेसिक नेचर का उनके कॉरेस्पॉन्डिंग लुईस बेसिस में से। सो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गर एसिड वीकर एसिड को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्ट्स में से। सो रिलेटिव एसिडिटी ऑफ द अबव कंपाउंड्स, सो सबसे ज्यादा एसिडिक यहाँ पे ये ऑर्डर इनकी एसिडिटी का है। कन्वर्सली इनमें से जब हाइड्रोजन निकल जाएगा, इनमें से जब प्रोटॉन चला जाएगा, H+ आयन चला जाएगा, तो अब ये बेसिस बच जाएंगे, लुईस बेसिस बच जाएंगे नेगेटिवली चार्ज, और इनकी बेसिसिटी जो है वो रिवर्स हो जाएगी। सो रिवर्स ऑर्डर बेसिसिटी का हमको यहाँ पे देखने को मिलता है ए ऑप्शन के अंदर। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो बच्चों यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर के लिए याद करिए, हमने इस पे पहले भी बात करी है कि अगर मास ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंडेंट ऑन मास। मास ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ठीक है, और एक बात करिए हमने, ब्रांचिंग ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम। ठीक है, ब्रांचिंग ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम। तो सबसे कम बॉइलिंग, पहले हम सबसे
कम बॉइलिंग पॉइंट से शुरुआत करते हैं। सबसे कम उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा जिसका मास सबसे कम है। तो ब्यूटेन का मास 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन का मास सबसे कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट ए का जो है वो सबसे कम है। इससे ज्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा? अब आपको देखिए 2 मिथाइल ब्यूटेन, n पेंटेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, सारे ही पेंटेन्स हैं, उसके आइसोमेरिक फॉर्म है, ठीक है, पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन के अंदर क्योंकि ब्रांचिंग ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। सो सेकंड नंबर पर डी ऑप्शन आना चाहिए कि ब्यूटेन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो नियोपेंटेन का होगा। नियोपेंटेन 2 ब्रांचेस हैं, आइसोपेंटेन में भी 1 ब्रांच है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बी से नियोपेंटेन से थोड़ा ज्यादा होगा। और एन पेंटेन जिसका मास ज्यादा है और ब्रांचिंग है ही नहीं, तो इसका सी ऑप्शन, मतलब सी दैट इज एन पेंटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा होगा इन सब के अंदर। सो सी बी डी ए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछा गया था। हाँ जी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछा गया था। सो सी डी बी ए करेक्ट ऑप्शन है। सो ये हमको ऑप्शन डी के अंदर मिलता है। सो ऑप्शन डी के अंदर हमको मिलता है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द हैलोजेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन in order of their increasing reactivity. So in order of their increasing reactivity, तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे as we move down the group रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती चली जाती है। क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी पूछा गया, इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी पूछा गया, तो सबसे कम रिएक्टिव आयोडीन, उससे ज्यादा रिएक्टिव ब्रोमीन, उससे ज्यादा रिएक्टिव क्लोरीन और उससे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन, राइट। सो यहाँ पे आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन फर्दर to the next question, the increasing order of reduction of alkyl halides with zinc and dilute HCl, zinc and dilute HCl, रिडक्शन होना है alkyl halides का, ठीक है, alkyl halides का रिडक्शन होना यानी कि इनके बीच का बॉन्ड टूटना, ठीक है, यानी कि इनके बीच का बॉन्ड जो है वो टूटेगा। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर, कौन सा बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा? ठीक है, रिडक्शन किसमें आसानी से होगा? जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। अब देखिए सारे इसमें आर आर आर, अल्काइल ग्रुप, सेम अल्काइल ग्रुप हम मान लेते हैं आर। और आप देखिए कौन चेंज हो रहा है? हैलोजन चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप नीचे बढ़ते हैं, हैलोजन का साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने की वजह से उनके बीच की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो वो आसानी से टूट जाएगा। सो हमारा ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर क्या होगा? क्लोरीन वाला बॉन्ड, क्लोरीन के साथ जो हैलाइड बॉन्डेड है, अल्काइल ग्रुप बॉन्डेड है, वो थोड़ा मुश्किल से टूटेगा एज कंपेयर टू ब्रोमीन एंड एज कंपेयर टू आयोडीन। सो अगर हम देखें तो ऑर्डर शुड बी RCl, उससे ज्यादा आसानी से RBr एंड उससे सबसे ज्यादा आसानी से R आयोडाइड, ठीक है, अल्काइल आयोडाइड। सो ये ऑर्डर हमको मिल जाता है। यहाँ आयोडीन बीच में आ गया है, यहाँ आयोडीन से शुरुआत हो रही है, गलत है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लोरीन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, आयोडाइड का सबसे आसानी से टूटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which of the following will not show geometrical isomerism? which of the following will not show geometrical isomerism? तो geometrical isomerism के लिए essential condition क्या है? डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स पे सेम ग्रुप का ना होना, यानी कि डिफरेंट ग्रुप्स का होना। तो कौन इनमें से, यहाँ डिफरेंट ग्रुप्स हैं, दोनों डिफरेंट ग्रुप्स हैं, यहाँ दोनों डिफरेंट ग्रुप्स हैं, यहाँ पे दोनों सेम ग्रुप आ गए हैं। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। 14th क्वेश्चन का, ओके, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगेन, arrange the following alkyl halides in decreasing order of the rate of beta elimination reaction with alcoholic KOH. all right, so यहाँ पर एल्कीन की फॉर्मेशन की बात हो रही है और एल्कीन के फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में आप देखिए यहाँ पे ये हो गया अपना अल्फा कार्बन और ये हो गया बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से
हाइड्रोजन रिलीज होता है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज होता है। और अगर यहाँ पे अगर हम जितने ज्यादा बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे उतना स्टेबल हमारा एल्कीन बनेगा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, एक ये ग्रुप भी है और एक ये ग्रुप भी है, और यहाँ वाला हाइड्रोजन एलिमिनेट होते ही क्या होगा, ये दोनों ग्रुप्स बनने वाले एल्कीन को ज्यादा स्टेबल कर देंगे। ठीक है, बनने वाले एल्कीन को ज्यादा स्टेबल कर देंगे। तो यहाँ पर दो ग्रुप्स हैं, तो ये ज्यादा सबसे ज्यादा रेट शो करेगा किसका, बीटा एलिमिनेशन का। ठीक है, सबसे ज्यादा हाई रेट शो करेगा बीटा एलिमिनेशन का। फिर इसके बाद आप देखें यहाँ पर सी वाला का ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप अगेन ज्यादा आसानी से बीटा कार्बन, ये रहा बीटा कार्बन, इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन चला जाएगा, और यहाँ पर ये वाला है बीटा कार्बन, राइट। तो ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, ए सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम बात करें तो ए, सी एंड बी वुड बी द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ rate of beta elimination reaction with alcoholic KOH. So D option goes correctly. ठीक है, D option goes correctly with this order. चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following reactions of methane is incomplete combustion? इनकम्प्लीट कंबस्टन का क्या मतलब है, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही हो प्रोडक्ट में, या अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स बच रहे हो। तो यहाँ पर तो आपको कंप्लीट ऑक्सीडेशन दिख रहा है, 100% कार्बन जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। बी ऑप्शन में भी आपको 100% प्रोडक्ट मिल रहा है। सी ऑप्शन के अंदर आपको अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, कंबस्टन पूरा नहीं हुआ है, राइट। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। Next, moving further, multiple correct type answer. For an electrophilic substitution reaction, the presence of a halogen atom in the benzene ring, तो benzene ring के अंदर deactivates the ring by inductive effect। देखिए benzene ring के अंदर अगर क्लोरीन लग जाए तो क्लोरीन क्या शो करती है, माइनस आई इफेक्ट शो करती है। क्लोरीन क्या करती है, क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट शो करती है। तो माइनस आई इफेक्ट शो करने की वजह से वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगी, यानी कि अंदर की जो स्टेबिलिटी है उसको डीएक्टिवेट करने की कोशिश करेगी रेजोनेंस की वजह से। तो यहाँ पर एक काम तो हो गया इसका कि डीएक्टिवेट्स द रिंग बाय इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन हम यहाँ पे भूल रहे हैं कि क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पड़े हैं जो कि प्लस आर इफेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो प्लस आर इफेक्ट की वजह से ये ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगी, राइट। सो प्लस आर इफेक्ट की वजह से देखते हैं आगे क्या है, डीएक्टिवेट्स द रिंग बाय रेजोनेंस, नहीं भाई, इंक्रीजेस द चार्ज डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन relative to meta position by resonance। हाँ जी, ये करेक्ट बात है। डायरेक्ट्स द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल टू मेटा पोजिशन बाय इंक्रीजिंग द चार्ज डेंसिटी रिलेटिव टू, नहीं, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगी। सो ए एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शंस। A and C are the correct options. Moving further, some oxidation reactions of methane are given below. Which of them are controlled oxidation reactions? कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का मतलब है कि जब आप डिजायर्ड प्रोडक्ट्स बना सकें, ठीक है, जब आप डिजायर्ड प्रोडक्ट्स जो चाहे वो प्रोडक्ट बना लें, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करा रहे हैं, मर्जी मुताबिक प्रोडक्ट बना लें, रीएजेंट उस हिसाब से यूज करें कि आपको जो एंड प्रोडक्ट चाहिए वहां तक आप पहुंच पाए। तो अगर आप पहले ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे कंप्लीट कंबस्टन हो रहा है, मीथेन पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है। सेकंड के अंदर देखें तो यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबस्टन हो रहा है, कार्बन अनबर्न्ड हमको मिल रहा है। थर्ड के अंदर देखें तो हमें यहाँ पे एल्डिहाइड मिथेनॉल मिल रहा है जो कि डिजायर्ड प्रोडक्ट हो सकता है, तो ये एक करेक्ट ऑप्शन है, राइट। एंड सेकंड के अंदर हम देखें तो हमें मिथाइल अल्कोहल मिल रहा है, हमने यहाँ अलग अलग रिएजेंट्स यूज किए हैं। सो सी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शंस, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, C and D are the correct options. Which of the following are correct? कौन ज्यादा स्टेबल है? रिस्पेक्ट टू स्टेबिलिटी कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन लेस स्टेबल है? तो एक बार इनको हम देखते हैं। CH3OCH2
नेगेटिवली चार्ज है, ज्यादा स्टेबल है। कौन से ऑप्शन के अंदर आपको ज्यादा स्टेबिलिटी नजर आ रही है? देखिए पहले ऑप्शन के अंदर यहाँ पे चार्ज सिंगल बॉन्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, तो चार्ज सिंगल बॉन्ड, तो ये वाला ऑप्शन ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबलाइज्ड है, ये ज्यादा रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबल हो जाता है देन दिस पार्ट, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, और इनफैक्ट ऑल्दो यहाँ पे दो CH3 ग्रुप्स लगे हैं जो कि इसकी चार्ज डेंसिटी को डिक्रीज करने के लिए ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, इससे। सो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। यहाँ पर अगेन फिर से हमको रेजोनेंस दिखाई पड़ता है, पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड सिंगल, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये वाला ऑप्शन फिर से हमको करेक्ट दिखता है क्योंकि यहाँ प्लस आर इफेक्ट शो हो रहा है, रेजोनेंस शो हो रहा है, सो दिस इज मोर स्टेबलाइज्ड देन इसके अंदर अगेन this is not that stable, right? So A and C are the correct options. So ये पूरा detailed explanation है, आप इसको check कर सकते हैं। A and C again in an electrophilic substitution reaction of nitrobenzene the presence of nitro group, nitro group कैसा ग्रुप है? नाइट्रो ग्रुप कैसा ग्रुप है बच्चों? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। नाइट्रो ग्रुप में नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या करेगा बताइए? वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा कि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन साथ में दो ऑक्सीजन भी तो हैं, साथ में दो ऑक्सीजन भी तो हैं, तो वो क्या करेगा बताइए? वो एक्टिवेट करेगा कि डीएक्टिवेट करेगा? सो इट डीएक्टिवेट्स द रिंग बाय इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। सो पहला ऑप्शन जो है इसका वो करेक्ट हो जाता है, right? It deactivates the ring by inductive effect. Then activates the ring by inductive effect? नहीं, decreases the charge density at ortho and para positions of the ring relative to meta positions by resonance। हाँ जी बिल्कुल, ये क्या करता है? Decreases the charge density। ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा? ये चार्ज डेंसिटी कहाँ? ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे डिक्रीज करेगा through resonance. So A and C are the correct option. चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, increases the charge density at meta position। नहीं जी, ये चार्ज डेंसिटी मेटा पोजिशन पे डिक्रीज नहीं करने वाला है, ये इंक्रीज करने वाला है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, राइट। चलिए थैंक यू सो मच, इसके साथ हमारा डिस्कशन खत्म होता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।